स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है और काफ़ी मार्किंग है, इसमें से काफ़ी कुछ आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसको समझने के लिए पहले आपको एक सीरीज़ समझना होगा कि एक सीक्वेंस या सीरीज क्या होता है बेसिकली। तो एक सीक्वेंस या सीरीज जो है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, ईदर में बी डिक्रीजिंग और में बी इंक्रीजिंग, इज इट। और जब इसी सीरीज़ के अंदर हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से कॉमन डिफरेंस के साथ में जब हम सीरीज़ को आगे इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसे हम एपी सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक, अब इसके एग्जांपल के लिए अगर हम सोचें तो देखो काफ़ी सारे नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये एक नेचुरल नंबर का पैटर्न है और इन सब के बीच में हर एक टर्म्स, ये इसके टर्म्स कहे जाते हैं। ये पहले टर्म्स, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ऐसे ही चलते चला जाता है। ठीक है, और सीरीज़ ही कहीं पर भी ख़त्म हो सकती है, यहाँ पर भी ब्रेक हो सकती है, कहीं और भी ब्रेक हो सकती है, यहाँ पर भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो भी सीरीज़ है ये इट ना, ये जो भी सीक्वेंस है उसके बीच में अगर इनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा हर एक टर्म्स के बीच में अगर इक्वल आता है तो उसे हम कहेंगे वो एपी सीरीज़ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब जैसे इन सीरीज़ के अंदर देखो, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद 3 आया है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। हालांकि ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, लेकिन ये एक एपी भी है। ठीक, और यही नहीं, और भी सीरीज हो सकती हैं, जैसे कि से सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का। सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है? इक्वल है। ठीक है, और भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे सीक्वेंस आप ले सकते हैं, बट वो सारे के सारे सीक्वेंस जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगा और आगे हर एक टर्म्स के लिए जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और इंक्रीजिंग भी हो सकती है, इज इट ना। तो इसे हम क्या क्या कहेंगे? ये एक एपी सीरीज है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी पॉसिबल है, देखो जरा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, से सपोज करो अगर ए है और हर एक टर्म्स के बाद में अगर मैं डिफरेंस को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ डी से, तो जो नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो क्या होगी? a प्लस डी, फिर इसके आगे a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर इसी तरीके से चलते चले जाएंगे हम लोग। और इसके जो लास्ट में जो टर्म बनेगी, जैसे आप लास्ट टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, 10th टर्म भी कह सकते हैं, वो क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, इज इट। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि कोई सी भी ऐसी सीरीज या सीक्वेंस जिसके बीच में, जिसके टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो हमेशा एक जैसा हो, इक्वल हो, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसी भी सीरीज हो सकती हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं इसके लिए, तो वो क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म आपका ए, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इस तरीके से लास्ट टर्म होगा आपका। इस सीरीज को हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं, देखो जरा, ये आपका फर्स्ट टर्म है जिसे मैं A1 से डिनोट कर सकता हूँ, ये आपकी सेकंड टर्म है जिसे मैं A2 से डिनोट कर सकता हूँ, ये आपकी थर्ड टर्म है A3, ये आपकी फोर्थ टर्म है, और इसी तरीके से चलते थे लास्ट में ये आपका क्या होगा? nth टर्म होगा। तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, nth टर्म को लास्ट टर्म ऐसे भी नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या tnth टर्म भी दिखा सकते हैं, इसे कैसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना जरा इस सीरीज को। ये आपकी फर्स्ट टर्म है जिसमें कोई डी नहीं है, ये आपकी सेकंड टर्म है तो एक डी आ गया है, यहाँ पे देखो एक ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे देखो 2d हो गया है, a प्लस 2d हो गया है, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d हो गया है, और अगर अगली टर्म में बनाता तो क्या बनती है? वो a प्लस 4d, जो कि क्या होती? फिफ्थ टर्म होती है ना भाई। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ सेकंड टर्म है तो 1d आ गया, थर्ड टर्म है तो 2d हो गया, फोर्थ टर्म है तो 3d हो गया। मतलब जितनी भी आप टर्म देखेंगे, जो भी टर्म निकालेंगे, उसमें d उस टर्म का एक कम होगा।
है ना। अगर सपोज करो मैं अगर कहता 9th टर्म है, ठीक है, तो क्या लिखता है मैं a प्लस 8d, ठीक है। और अगर मैं कहता 10th टर्म तो क्या लिखता है मैं a प्लस 9d, a प्लस 9d। और ऐसे ही कोई सी भी टर्म 100 टर्म है अगर सपोज करो तो हम क्या लिखते हैं इसको a प्लस 99d। ये आप कन्वीनियंटली आप सोच सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कोई सी भी टर्म कैसे निकाली जाती है, इसके अंदर पुट करके, इस लास्ट टर्म के अंदर पुट करके, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, अगर मैं फर्स्ट, ये आपका nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी ये फर्स्ट टर्म आ जाए, तो ज़रा देखो जरा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी a 1 में से बन गया 0, 0 की मल्टीप्लाई d से हुई तो 0 हो गया, तो आपकी देखो फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। व्हेन आई पुट हियर n इज इक्वल टू 1, आपने फर्स्ट टर्म गेट कर लिया। और जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता तो क्या होता, तो यहाँ पर देखो जरा आपकी सेकेंड टर्म आ जाती। कैसे करके जरा देखो, a प्लस यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू डी, इज इट ना। तो a प्लस, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 इंटू डी मतलब d हो गया, देखो सेकेंड टर्म आ गई है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर पुट करके निकालना चाहिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इज इट ना, आपको ऐसे फाइंड करना। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आपको जो भी टर्म निकालनी है उससे d एक कम होगा, और वो देखो आ भी रहा है ना। अगर सपोज करो 50th टर्म निकालूंगा तो a प्लस 49d लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हर एक वो सीक्वेंस या सीरीज, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर उसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और उनके हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, तो हम कहेंगे वो एक एपी सीरीज है। इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला आप क्या बनाया था हमने, देखो ये a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या था आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं आगे चल सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट टर्म थी a1, ये आपकी सेकेंड टर्म थी, ये आपकी थर्ड टर्म थी, ये आपकी फोर्थ टर्म थी, और ये लास्ट में आपकी क्या थी, nth टर्म, जिसे आप tnth टर्म भी कह सकते हैं, जिसे आप l से भी डिफाइन कर सकते हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं इसे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपकी, यानी a1, वो क्या आपकी a है, ठीक है। और इसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें, यानी हर इनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज ऑल कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में ही निकाला था, यानी एक के बाद एक आने वाले टर्म्स के बीच में। तो कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे हम, नेक्स्ट टर्म में से और प्रीवियस टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और हर एक टर्म्स के बीच में वो कैसा होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ a2 माइनस a1, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, और जब इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, मेरे पास d बचेगा, ठीक है ना। जैसे कि सेकेंड टर्म कितना है, a प्लस डी, फिर फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो ये माइनस हो गया आपका, और ये कितना बचा आपका, d आ गया, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, d से डिफाइन करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, क्लियर। नाउ अब बात आती है इसकी लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म कह लीजिए आप इसको, जिसे आप l से डिनोट करते हैं, nth टर्म भी यही होता है, ठीक है, और tnth टर्म भी यही होता है। तो वो क्या आपका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कोई सी भी AP अगर आपको गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस d पता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको, तो आप उसकी लास्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। कोई सी भी सीरीज हो, मान लीजिए कोई सीरीज है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म उसका 3 है और कॉमन डिफरेंस उसका 2 है, तो उस सीरीज की जो आखिरी टर्म बनेगी, 50th जो टर्म होगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करके, ठीक है। ये सब चीज़ सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, आगे चैप्टर में बहुत सारी बातें आएंगी।
ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो अभी हमें क्या करना है कि एक हमें सीरीज दे रखी है और हम ये जानना चाहते हैं उसके सभी टर्म्स का सम कितना आएगा। ठीक है, तो सम को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? एसएन से, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यानी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है जिसे आप एसएन से डिनोट करते हैं। ये रहा, एस एन इज इक्वल टू होता क्या है? एन अपॉन टू। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, इस चीज़ को आप और तरीके से भी दिखा सकते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। अगर मान लीजिए इसको मैं ब्रेक कर दूँ, a प्लस ए लिख दूँ, ठीक है, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला बात यहाँ लिखती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से गौर करो, ये जो सीरीज़ है, ये जो मतलब है, ये किसका फार्मूला है? एन सम का ही तो फार्मूला ये है ना, ये एन सम ही है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा एस एन का जो फार्मूला है, एक और हम बता सकते हैं, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एन। यानी कि अगर किसी सीरीज़ की आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस पता होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका सम निकाल सकते हैं, उन सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो फिर अभी इसको आप कॉपी करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अपनी पहले एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे उतारिए। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और ये है आपकी एक्सरसाइज 5.1, और इसके पहले क्वेश्चन से ही आपके वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम समझने में डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि स्टार्ट थोड़ा सा इजी वे में करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इसे भी हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो भी इन्वॉल्व नंबर की जो लिस्ट होगी वो एक एपी बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो क्यों, या नहीं बनाते तो क्यों नहीं। तो एक सिंपल सी बात है, कोई सी भी सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को आप एपी सीक्वेंस या सीरीज कह सकते हैं अगर उनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस है आपका, अगर वो इक्वल आता है तो। अगर वो इक्वल नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, वो आपका एपी नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ध्यान ये रखना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमें सिचुएशन दे रखी है, ठीक है ना, जो हमें सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से फेयर जो है पहले किलोमीटर के लिए, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, फिर तीसरे, चौथे, और इस तरीके से हमें आगे निकालना है। आपका जो पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा, 4, 5, 6, ये सब ये सोचो कि आपकी टर्म्स हैं। फर्स्ट किलोमीटर मीन्स A1, सेकंड मतलब A2, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 किलोमीटर, दैट मीन्स A1, A2, A3, A4, और जो आपने फार्मूला सीखा था ना, जो स्टैंडर्ड फार्मूला, उसी के हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15। ठीक है, सो आप लोग लिख सकते हैं कि जो कंडीशन है या जो स्टेटमेंट है या जो सिचुएशन है, द सिचुएशन ऑफ फेयर। ठीक है, तो जो भी किराया है उसकी जो सिचुएशन जो है, ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर एंड सो ऑन, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो अभी कैसे करके है वो, तो जरा ध्यान से बात समझना। पहले किलोमीटर के ₹15 है, ₹15। अब सेकंड किलोमीटर के लिए भाई 15 किलोमीटर तो ₹15 तो है ही है ना, ₹15 तो है ही है, और एडिशनल ₹8 और ऐड हो जाएगा हर बार, है ना। तो उसने फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब एक और किलोमीटर आ गया ना, तो यहाँ पर +8 हो गया आपका। ठीक है, फिर
अगले किलो ये फर्स्ट किलोमीटर यानी A1, ये A2 आ गया आपका। ऐसे ही फिर तीसरे किलोमीटर के लिए तो क्या होगा, ₹15 प्लस, याद है आपको A+2D है ना, तो 2 इंटू में डी क्या आपका एक्चुअली 8 है, हर बार 8 8 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फिर आगे भी आप सोच सकते हैं, यानी 15 प्लस में अब की बार क्या हो जाएगा, तीसरा किलोमीटर आ गया तो 3D, ठीक है, यानी डी मतलब ₹8 है आपका, ठीक है, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली में भी ये टर्म्स क्या बन गई, पहला 15, फिर 23, फिर मल्टीप्लाई कर 8 2 16 और प्लस 15 कितना बनेगा, 31, 8 2 16 15 31, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कितना बनेगा ये आपका, 8 3 24 और 15 39, तो ये आपका कितना हो जाएगा 39 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 23, थर्ड के लिए 31 और इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब इस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, अब हम देखेंगे इस सीक्वेंस के अंदर हर एक टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस सेम आता है, तो जरा चेक करो भाई, 23 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आता है। ऐसे ही अगर 31 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। ऐसे 39 में से 31 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मीन्स हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन ईच टर्म्स देयर आर सेम डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, 8 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो लिस्ट है नंबर्स की, ये क्या बताती है, ये एक AP फॉर्म करती है, यानी कि AP प्रोग्रेशन है ये, ठीक है, इट रिप्रेजेंट एन AP, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर या सिंस द टर्म्स continually increases with the same number, that is 8, so it forms एन AP, है ना भाई। तो ये क्या बनाती है, एक AP बनाती है, ठीक है। तो ये आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम था, आप इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो, एक सिलेंडर है और उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, और उस सिलेंडर में से हम हर बार जो भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम हर बार 1/4 निकालते चले जाएंगे, तो जो इस तरीके से जो एयर जो उसके अंदर रिमेनिंग रह जाएगी, जो एयर उसके अंदर रह जाएगी, क्या वो जो रिमेनिंग एयर है वो एक AP फॉर्म करती है या नहीं फॉर्म करती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि भाई देखो, अभी मान लो सिलेंडर के अंदर X यूनिट एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट of air present in this cylinder, ठीक है, is कितना, X यूनिट। हमने मान लिया इसके अंदर कितनी है एयर, X यूनिट से, ठीक है। अब तो अगर देखें तो अभी उसमें कितनी एयर है, X है, ठीक है। तो अब हम एक सीक्वेंस बनाएंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अभी जो एयर प्रेजेंट है से उसको मैं फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई A1 अभी कितनी है, X है, ठीक है। तो A2 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 1/4 एयर रिमूव करनी होगी, है ना। तो अभी कितनी है X,
और इसमें से हम x का ही 1/4 रिमूव करेंगे। तो 1/4 भाई ऐसे तो लिखोगे भाई x और x में से x का ही 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, देखो एलसीएम ले तो x माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4x माइनस में x अपॉन में 4। ठीक है, तो कितनी एयर प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर, 3x अपॉन में 4। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड टर्म को सोच लेते हैं। ठीक है, अभी एयर कितने इसमें, 3x अपॉन में 4। अब इसमें से मैं इसी का ही 1/4 माइनस करूंगा। सो माइनस 1/4 ऑफ दिस एयर प्रेजेंट, जो रिमेनिंग एयर है, यानी कि 3x अपॉन में 4। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये बोला है कि हर बार जो एयर रह जाती है उसका 1/4 हमें निकालना है उस रिमेनिंग एयर में से। तो अभी शुरुआत में हमने x एज्यूम कर ली भाई, उसके अंदर इतनी एयर है। अब हमने जो दूसरी बारी के लिए हमने क्या किया कि उस x में से x का ही 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया। अब एयर कितनी रह गई उसके अंदर, इतनी रह गई है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए कि भाई 3x अपॉन 4 में से 3x अपॉन 4 का ही 1/4 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो अभी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन 4 माइनस में 3x इंटू 1 3x ही होगा। ठीक है, और अपॉन में 16। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इन सब का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आपको पता है 16 आएगा। अब 16 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और 4 3 जा 12x। ना ये माइनस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 से 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना बचा, 12x में से 3x गया तो 9x बचा है ना, 9x अपॉन 16। एक्चुअली इतनी यूनिट एयर बची है। बस अब हम तीन ही टर्म तक निकालेंगे। सबसे पहले अब हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो कह देंगे कि हाँ भाई जो रिमेनिंग एयर है वो एक एपी फॉर्म करती है। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो हम सिंपल सा कह देंगे कि जो रिमेनिंग एयर है वो एक एपी फॉर्म नहीं करती है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। नाउ फॉर एन एपी common difference should be equal तो होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे a2 माइनस a1, और वो इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 में से। ठीक है, तो सक्सीडिंग ऑर्डर की अगर हम टर्म्स को देखें तो पहला a1 क्या है आपका, x है। a2 कितना है आपका, 3x अपॉन 4 है, तो मैंने लिखा है 3x अपॉन 4 माइनस में x। ठीक है, अब a3 कितना है आपका, 9x अपॉन 16, फिर माइनस में a2 कितना है आपका, 3x अपॉन में 4। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। स्पेस थोड़ा कम है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ही पार्ट बचा है इसका बस। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, इसके अपॉन मैंने 1 लिख दिया है और हम उसको आगे कैलकुलेट। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया इसका एलसीएम भाई। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया इसका एलसीएम, और 4 में से 4 कैंसिल हो गया, 3x बचा, फिर माइनस का 4x। देखो भाई, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। 10th क्लास में जो आ चुके हैं उन्हें एलसीएम आना चाहिए। स्टिल नहीं आता है किसी को तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेते हैं एलसीएम। ठीक है भाई, अब आगे चलेंगे। सिमिलरली अब दूसरी साइड में भी हमने एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो ये एलसीएम कितना आएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9x, फिर माइनस का निशान ये वाला। अब 16 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और 4 3 जा 12x। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 4x 3x में से क्या तो बचेगा माइनस का x अपॉन 4, और इधर में कितना बचेगा, देखो ये है आपका 12 और ये आपका 9x है। तो अब 12 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3x, और अपॉन में 16। अब आप खुद ही मुझे चेक करके बताइए, क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है भाई। यहाँ पर है माइनस का x अपॉन 4, और
इधर आया है माइनस का 3x अपॉन 16। अब चूंकि ये क्या है बेसिकली जो डिफरेंस है, जो हमारे जो सक्सीडिंग जो टर्म्स जो होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमने बेसिकली कॉमन डिफरेंस ही निकाला था, a2 में से a1 माइनस किया, a3 में से a2 माइनस किया, और ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। अब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो हम भाई कह सकते हैं कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई? देखें, बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ, आप रिमेनिंग एयर भी कह सकते हैं यहाँ पे, या आप लिस्टिंग भी कह सकते हैं, लिस्टिंग लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्वेश्चन में बोला था, नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इक्वल नहीं है तो ये एक एपी फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर दिस सीरीज does not form an AP। आप जैसे मर्जी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मेन मोटिव आपका कैलकुलेशन का था। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और देखो ये मुझे लगता है पहली एक्सरसाइज के अंदर नहीं देने चाहिए। थोड़ा सा आप जब हैबिचुअल हो जाते हैं एपी से, फैमिलियर हो जाते हैं, तो उनको समझना आसान होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इन्हें देखें, समझने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। और आगे के क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर जो एपी है उसके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे उतारें, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। और अब नेक्स्ट पार्ट इसका, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये आसान है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अभी हम एक कुआं खोद रहे हैं और हर एक कुएं की खुदाई के अंदर हर एक मीटर के बाद हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुआं खोद रहे हैं और उसके अंदर जो ना कॉस्टिंग दिखा रखी है कि आप हर एक मीटर पे जो ना 50 रुपये बढ़ती जाएगी, और पहले मीटर में कितना है, रुपीज़ 150 है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर इज रुपीज़ 150, और सक्सीडिंग जो होगा सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपये और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले उसके थर्ड मीटर के लिए क्या हो जाएगा, फिर ₹50 आपने और ऐड करना है, तो वो 250 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 300, फिर 350, और फिर हमें बताना है कि ये जो लिस्टिंग आई है नंबर्स की, ये एक एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो नाउ the cost of digging, ठीक है, कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, the cost of digging a well, ठीक है, for the first meter, भाई पहले मीटर के लिए, for the first meter, and उसके बाद जो सक्सीडिंग जो मीटर्स, एंड इट्स सक्सीडिंग मीटर्स, ठीक है, इन रुपीज, ठीक है, कितना है फॉर फर्स्ट मीटर, दैट मीन्स A1 आपका कितना है, आपका 150। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, उसके अंदर ऐड कर देना है, तो आपके फर्स्ट मीटर यानी A1 फर्स्ट टर्म आ गया। फिर A2 क्या होगा, A प्लस डी होता था ना, और D यहाँ पर क्या आपका ₹50 है। हर बार जो डिफरेंस है वो कितना ऐड करना है, 50-50, तो क्या होता था 150 और प्लस में D यानी कि 50। सेकेंड टर्म आ गई यानी सेकेंड मीटर। फिर थर्ड मीटर की अगर हम बात करते हैं, ये सेकेंड हो गया, थर्ड मीटर की तो 150 और प्लस में 50 है ना,
और इंटू में 2 याद करो, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म, और इस तरीके से ये एक सीरीज बन जाएगी 150 200, और ये कितना हो जाएगा 50 250, है ना। और फिर उसके बाद में 300 350 इज इट, ठीक है। अब हमें ये बताना है क्या ये एक एपी फॉर्म करती है या नहीं करती है। तो हम देखो ये तो ऑब्जर्व करके ही पता चल रहा है कि हर एक टर्म्स के बाद में ₹50 ऐड हो रहे हैं, विच इज इक्वल टू इट्स कॉमन डिफरेंस। 150 के बाद 200 आया, 200 के बाद 250 आया, फिर हम मतलब हर बार 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक एपी फॉर्म होती है, ठीक है। तो रीजन तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज the terms are increasing, ठीक है, increasing by ₹50 या 50 भी आप कह सकते हैं by 50, ठीक है। और अब 50 and the terms are increasing by 50, बस ठीक है। So it forms NAP। वो क्या बनाते हैं, एक AP बनाते हैं कि terms are increasing by 50, that is common difference कह दे क्या, that is equal to its common difference। चलो ठीक है, यही बहुत है, तो उतार दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So now let's start our last part of this question, और जो कि फोर्थ पार्ट है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। The amount of money in account every year, मतलब अकाउंट के अंदर हर साल जो अमाउंट बचता है या अमाउंट होता है, ठीक है, एक अकाउंट के अंदर, where ₹10,000 is deposited at कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम, ठीक है। जबकि हमने जो अमाउंट जमा डिपॉजिट कितना कराया है, 10,000 रुपये जमा कराया है, और 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो हर साल जो अमाउंट बनेगा हमारे अकाउंट के अंदर, वो ये जानना चाहते हैं कि वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो भाई इसको 1 बाय 1 तो निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने सबसे पहले अमाउंट कितना डिपॉजिट कराया है, ठीक है, और वो हमने सपोज करो हमारी फर्स्ट टर्म है। लेट the amount deposit in for first year, उसको हम A1 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। let the amount deposit in first year be first term A1, ठीक है। अब इसको पहले साल में फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर 8%, और 8% कैसे है, पर एनम, कंपाउंडेड है, ठीक है। तो 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को जो अकाउंट के अंदर जो हर साल डिपॉजिट हुआ है उसको 2 या 3 साल तक के कैलकुलेट करेंगे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले साल कितना था भाई, 10,000 ही था वो, तो है ना भाई। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आपका फार्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता था, अगर आपको ध्यान हो तो P इन ब्रैकेट में 1 + R अपॉन में P रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n फार्मूला होता था। तो R कितना है पे, अब 8% है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R की जगह पर 8, और इसकी पावर n। अब देखो यहाँ पे कौन सा ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर होगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10,000, अभी दूसरे साल की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 + 8 अपॉन 100, और इसकी पावर कितना, 2। तो पहला तो इधर 10,000 डिपॉजिट हुआ, फिर पहले साल के अंदर अमाउंट जो है इंटरेस्ट लगने के बाद ये इकट्ठा होगा,
फिर उसके बाद अगले साल इंटरेस्ट लगने के बाद ये इकट्ठा होगा, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता था कि अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ध्यान है आपको। तो ये क्या आता था, अमाउंट आता था। तो अकाउंट के अंदर भाई फर्स्ट तो पहले तो ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ, उसके बाद पहली साल के अंदर इतना हो जाएगा, दूसरे साल में इतना हो जाएगा, फिर आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। हम केवल 3 ही टर्म तक निकालेंगे क्योंकि उसी से हमें पता चल जाएगा कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सीरीज को सॉल्व करेंगे। 10,000 फिर 10,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 108 एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ये 108 अपॉन में 100, ठीक है। फिर ऐसे ही 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100। अब इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको 2 टाइम लिख दिया मैंने, 108 अपॉन में 100, ठीक है ना भाई। तो देखो अब यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये दोनों जीरो, ये 2 और 2 4 और ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ऑलराइट। तो अब आगे चलते हैं, इसको अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर तो रहा भाई देखो 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर 100 इंटू में 108, ठीक है। तो अब सिंपल सा यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 108 के बाद में 2 जीरो और आ गए, यानी 10,800 हो गई, क्लियर। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। अब 108 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ में तो कितना आएगा, 11,664, ठीक है। और इस तरीके से आगे भी कैलकुलेट करना होगा। अब हमारे पास देखो 3 टर्म बन गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और हमें मालूम है कि किसी भी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अगर अब इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ये एपी फॉर्म करेगा, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10800 माइनस में 10,000 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 11664 माइनस में 10800, ठीक है। जब आप इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 800, ठीक है। अब इधर भी हम इसको सेपरेट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं इसको यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ये 11664 और 10800, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर कितना है 16, 8 हो गया, ठीक है। और ये तो ये कितना बचा आपका 864, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है ना भाई। अब हम कह सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो ये जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है। देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो उसे तो आ सकते हैं हम लोग, उतारिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर ध्यान दें, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। तो इसके देखो 5 पार्ट हैं और इजी है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे पांचों के पांचों पार्ट करने चाहिए। फिर भी मैं थोड़े से जो डिफिकल्ट लगता है उनको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप उनको समझ सकें, और जो रिमेनिंग पार्ट होंगे उनका आप खुद ट्राई करें। और इनकेस अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं उसको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, आपको समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले चलो फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू है 10 और d इज इक्वल टू है वो भी 10 ही है।
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हम पहली 4 टर्म्स बतानी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए आपके सामने 10 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी आपको वो भी 10 दे रखा है, ठीक है। जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता है, ठीक है ना, जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता है तो हम उस एपी को फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म जो मैंने बताई थी, ठीक है ना, बिकॉज ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10, ये ए भी पता है और डी भी पता है, तो हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर जो ए पी बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 3d, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इसका फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका सेकेंड टर्म होगा, ये आपका थर्ड टर्म होगा और ये आपका फोर्थ टर्म होगा, है ना भाई। देखो फोर्थ टर्म 1d कम है, थर्ड टर्म 2d है, सेकेंड टर्म d है और इसमें d है वही है ही नहीं, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो a आपका 10, फिर a प्लस डी यानी कि 10 प्लस डी क्या है वो भी 10 ही है, फिर थर्ड टर्म a आपका 10 है प्लस 2 d की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे जो कि 10 है, फिर फोर्थ टर्म a कितना है 10 है और फिर प्लस में 3 d कितना आपका वो भी 10 है, तो ये 10 ये 20 और देखो 10 टू द 20 और 10 30 और ये 30 प्लस 40, तो ये हमारे पास में इसकी चारों टर्म आ गई हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है, यही उसने हमसे पूछा भी था, राइट। तो ये एपी की 4 टर्म आ गए हैं। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, तो सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूँ से सपोज करो, चलो सेकंड पार्ट ही करा देते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। a इज इक्वल टू है -2 और d इज इक्वल टू है 0, ठीक। अब इसी फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, इस इतना फार्मूला है आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब a कितना है -2, फिर -2 प्लस d की वैल्यू 0, फिर a -2 प्लस 2 d की वैल्यू 0, इंटरेस्टिंग, ठीक है, फिर a -2 और प्लस में 3 d की वैल्यू 0, ये देखो 10 लिख ली गलती से, ये कितना होगा 0 होगा, राइट ना। अब -2, अब -2 प्लस 0 क्या आएगा -2, फिर -2 और 2 इंटू 0 जब ऐड है तो यही सेम रहेगा, ठीक, क्योंकि सारा 0 हो गया, ऐसे ये भी 0 हो गया, तो ये भी -2 ही आएगा, यानी कि हर एक चारों टर्म से कैसे बनेगी, पूरी ए पी क्या होगी -2 की होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, आप इसे उतार सकते हैं, फिर हम अगला पार्ट करते हैं। और अब इस सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेते हैं, और इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपके 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है, थोड़ा सा और डिफरेंट पार्ट आ गया ये आपको। मैं सोच रहा हूँ ये पार्ट करा ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो, और फिर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आपका फर्स्ट टर्म बनता है, ये आपका सेकेंड टर्म बनता है, ये आपका थर्ड टर्म होता है और ये आपका फोर्थ टर्म होता है, इज इट ना, और ऐसे आगे चला जाता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, फिर a प्लस डी यानी 4 प्लस -3, अभी प्लस माइनस माइनस होगा भाई, तो ये -3 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे आते हैं ना, a कितना आपका 4 है, फिर प्लस 2, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, d कितना है -3, इस तरीके से, फिर a 4, फिर प्लस में 3, d की वैल्यू -3 एंड सो ऑन। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 -3 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो जरा, 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का 4 है, तो -6 में से जब +4 जाए तो कितना बचेगा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 3 3 जा 9 हो गया, -9 + 4 -5, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आ गया -5 आ गया। और इस तरीके से हमें 4 टर्म मिल गई हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई और ये आपकी फोर्थ टर्म हो गई, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट भी कर ही लेता हूँ, स्पेस है, ये आपका फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर a की वैल्यू है -1 और d दे रखा है आपका 1/2, सेम फार्मूला यही पुट करेंगे, तो a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए है -1, ठीक है, फिर a -1 और प्लस में d कितना है 1/2 है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर a कितना है -1, फिर प्लस में 2 इंटू में 1/2, ओके। नाउ a है आपका -1, फिर +3 इंटू में 1/2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये क्या हो गया आपका -1। अब देखो ये हाफ है, ये -1 है, अभी 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। अब चूंकि वैल्यू माइनस की बड़ी है तो माइनस का 1/2, आप इसे खुद एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं तो 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पर देखो -1 और ये +1, और यहाँ पर देखते हैं ये है आपका -1 और ये प्लस का 3/2। एक स्टेप में हम लोग एलसीएम ले ही लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेस नहीं है तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहली टर्म है -1, दूसरी है -1/2 और तीसरी आपकी 0 हो गई, और फोर्थ टर्म के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 और +3/2, करेक्ट है भाई। तो ये हो जाएगा -1 -1/2 और ये 0, और 3 में से जब -2 जाएगा तो प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये चारों टर्म आ गई है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। इन केस नहीं आती तो आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उतारिए प्लीज़। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। ये मैंने सारे ही पार्ट करा दिए हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे हो सकता है हम क्वेश्चन कुछ एक छोड़ दें, कुछ एक पार्ट छोड़ दें। तो अब 5th पार्ट में आपको दे रखा है a की वैल्यू है हमारे पास -1.25, ठीक है, और जो d है वो है बेसिकली आपका 0.25 -0.25, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, और फार्मूला हमें पता ही ऐसा क्या है, a प्लस डी और a प्लस 2d। बहुत सिंपल सा है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। और आपके सारी 4 टर्म्स पूछे, चारों ही टर्म आ जाएंगी। ये आपके फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फोर्थ टर्म तक हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो a कितना है आपका -1.25, फिर -1.25 और प्लस में d। अभी बताओ d कितना है आपका, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं फिलहाल यहाँ पर, तो ठीक है। तो मैंने ये माइनस कर दिया है, ठीक है। और ये कितना है आपका 0.25, ठीक है। कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं भाई ना। अभी a कितना है माइनस का 1.25 और +2 इंटू में d की वैल्यू माइनस में 0.25, ठीक है। अभी 3d लास्ट टर्म बची है आपकी, तो -1.25 और प्लस में ये 3 और d की वैल्यू है -0.25। समझ में आ गया। अब टर्म सॉल्व करते हैं। तो पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, -1.25 ही रहेगी वो। फिर इसके लिए चेक करते हैं, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब -1.25 में अब 0.25 ऐड करेंगे, यानी 25 और 25 50 हो जाएगा, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 1.50। इसे आप 1.5 भी ले सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, तो इसको अभी ब्रैकेट में दिखाएंगे, -1.25, ठीक है भाई। अभी देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है। 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है ना। तो 25 टू 50, तो ये माइनस का 0.50 हो गया। अब ये थर्ड टर्म -1.25 और प्लस माइनस माइनस, अभी 25 इंटू 3 क्या होगा 75, तो डेसिमल है तो 0.75 लिखेंगे आप इसको। अब -1.25 -1.50 और ये भी ऐड कर देते हैं, तो देखो 1.25 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75 आप ऐड कर दे सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 75 ऐड करना है, 0.75 ऐड करना है 1.25 में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.00 या 00 या केवल -2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी चारों ही टर्म आ गई हैं, और ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल दे रखा है भाई। देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म ही हो जाएगी। और जहाँ तक बात है कॉमन डिफरेंस की, तो आपको मालूम है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। यानी अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे तो भी आएगा वो, और वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट ले लेता हूँ सबसे पहले में। तो ये फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 3 1 -1 -3 और इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करें फर्स्ट टर्म, तो दोस्तों इसकी जो फर्स्ट टर्म हुई जो कि आपकी ए होती है वो क्या आपका 3 है। अब कॉमन डिफरेंस अगर चेक करें तो कॉमन डिफरेंस जो कि क्या होता है डी होता है। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। सेकेंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है भाई। ये लो भाई, तो हमें क्या निकालना था, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकाल दी हमने, और क्या निकाला था कॉमन डिफरेंस, और वो जो कि -2 आ गया है। तो मुश्किल नहीं है भाई। देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा, सिंपल था ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसका मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ, बस इसमें यही 2 पार्ट कराएंगे, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करके चेक करें। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3 ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, आप बता भी सकते हैं खुद भी। फर्स्ट टर्म क्या बनी इसकी, a = 1/3। और जहाँ तक बात है कॉमन डिफरेंस की, तो भाई कॉमन जो डिफरेंस बनेगा वो आपका जो d होगा, कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देता हूँ। अभी सेकेंड टर्म क्या है 5/3 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ गया 5, फिर कैंसिल 3 से 3, फिर -1। तो नाउ d 5 - 1 4/3 आपका d आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a = 1/3 और d = 4/3। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और बस हम इस वाले वीडियो में, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे एपी सीरीज़ की, क्योंकि वैसे ही काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो चुका है। अब देखिए जरा क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो सबसे पहले हमें ये बताना है ये जो सीरीज गिवन है इसमें कौन कौन सी एपी और कौन कौन सी एपी नहीं है। अब कोई सी भी सीरीज एपी हो सकती है अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। फिर उसके बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आपको 3 अगली टर्म्स और बतानी होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना और इसके सारे पार्ट करना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही करा रहा हूँ। इजी है वो इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे होंगे बाकी के पार्ट। तो ये है 2 4 8 और ये 16 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ फॉर एन एपी common difference should be equal। हाँ या ना भाई। देखो अगर कोई एपी है या नहीं है तो ये भाई कैसे पता चले उसको, अभी से अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम बता सकते हैं कि वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, दोनों इक्वल आ गए तो एपी है, नहीं तो नहीं है। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। राइट, अभी सेकेंड टर्म आपका 4 है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, थर्ड टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 4 है। अब 4 - 2 कितना बचा, 2, 8 - 4 बचा। अब दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, देखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस ठीक है इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस कैसा है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ये एपी नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट, ये डिफरेंस है भाई, डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट डजंट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बनती है।
और अगर एपी ही नहीं बनती है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस क्या बताएंगे और अगली टर्म्स नहीं बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला पार्ट करते हैं, उतारिए से अब। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। कई बार बच्चे फ्रैक्शन से थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये 2 है, ये आपका 5/2 और ये 3 और ये आपका 7/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टर्म्स गिवन है, हमें ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि एपी है या नहीं है। अगर ये एपी होगा तब हम इसका कॉमन डिफरेंस भी बताएंगे और अगली टर्म्स भी बताएंगे। ठीक है, तो तरीका वही सेम है। फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल। तो भाई कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5/2 -2 और ये इक्वल होना चाहिए इसमें से इसको माइनस करने पर A3 - A2, 3 - 5/2। अब एलसीएम, तो ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 5, 2 2 जा 4। ऐसे यहाँ पर भी ये 2 एलसीएम, 2 3 जा 6 - 5, 5 - 4 1/2 और 6 - 5 1/2। यस, यहाँ पर आप चेक करो, दोनों ही टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। और जो डिफरेंस आता है वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, दैट इज डी कितना बना है 1/2। ठीक है, अब हमारे को पता चला कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जो कि क्या है d 1/2 है। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। तो ये क्या बनाती है आपकी एपी बनाती है। फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब हम अगली 3 टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो अगली 3 टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगली जो 3 टर्म होगी कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। और फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते थे, a+4d। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, तो फिफ्थ टर्म आपकी आ जाएगी, वो क्या है, a की वैल्यू कितनी है हमारी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है, और प्लस में 4 × d, 4d कितना है आपका 1/2 है। तो देखो 2 2 जा 4। ठीक है, सो फिफ्थ टर्म आपकी कितनी बन जाएगी, 2 और 2 + 4 हो जाएगा। तो ये आपकी फिफ्थ टर्म आ गई है। अब सिक्स्थ टर्म कैसे लिखेंगे, a+5d। a आपका 2 है, 5d की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो भाई यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 प्लस में 5। तो मेरे पास में जो 6 टर्म बनी है वो क्या बन गई 9/2। ठीक है भाई, तो ये 9/2 मेरे पास क्या आ गई 6 टर्म। अब नेक्स्ट एक और टर्म निकालनी होगी जो कि 7th टर्म होगी। ठीक है, वो क्या होगा a+6d। अब a कितना है 2 है, और 6d कितना है आपका 1/2 है। 2 3 जा 6। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो बनी है वो कौन कौन सी आई है, तो पहली 4 है, दूसरी 9/2 है, और तीसरी की आपकी 5 है। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा था, तो लिख देते हैं यहाँ पे। फिफ्थ टर्म आपकी बनी है 4, सिक्स टर्म बनी है आपकी 9/2। ठीक है, और जो 7th टर्म बनी है वो कितनी आपकी, 7th टर्म कितनी आई है आपकी, ये आई है 7th टर्म 5। ठीक है, तो आप उसी से उतार सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। और अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो में बस ये लास्ट पार्ट ही करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। और अगली पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो 5th पार्ट है क्या, ये है आपका 3 + √2 और 3 +
2√2 और 3 + 3√2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अभी एपी कैसे पता चलेगा, उनके पीछे अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल। तो भाई इक्वल करके चेक करना पड़ेगा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे और दोनों इक्वल आ गए तो ठीक है, एपी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। सो 3 + √2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 3 + 2√2 और इसे ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ मैं, माइनस में और 3 + √2। राइट, तो देखो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, √2 बचा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, 3 + 2√2 -3 -√2। अब देखो √2, अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से जब एक √2 जाए तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब √2 आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, इक्वल आ गया भाई, दैट इज वो है क्या, d इज इक्वल टू √2 है। ठीक है, तो इक्वल हो गया, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी, कि भाई ये एपी बनाती है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। अब डी भी पता चल गया, डी क्या आपका √2 है। अब अगली टर्म्स आप बता सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकाल ली है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले फिफ्थ टर्म पता है कैसे लिखना है, a + d एक कम 4d, तो a कितना है आपका 3 4, d कितना है √2, यही हो गया फिफ्थ टर्म। और सिक्स टर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स टर्म क्या बनेगी, a + 5d, तो a कितना है 3 5, d कितना है √2, यही हो गई सिक्स टर्म। और ऐसे ही फिर सेवन टर्म अगर हम निकालें तो a + 6d, यानी 3 प्लस में 6d √2। ठीक है, तो ये 7 टर्म आ गई है, तो आप इसे उतार लीजिए। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, और अगर आप वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।